Good evening students, this is day 8 of APSC Prelims Current Affairs session. Today we will be covering topic number 141 to 160. So topic number 141 is about poverty in India. तो देखिए ये इस साल इसलिए न्यूज़ में था मार्च महीने में क्योंकि चाइना ने अनाउंस किया कि उसने अपने देश से पोवर्टी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। चाइना की अपनी पोवर्टी लाइन है दैट इज़ समवेयर क्लोज टू 2.3 US डॉलर, वो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ पूरे दुनिया भर में एक स्टैंडर्ड पोवर्टी लाइन जो मानी जाती है दैट इज़ डिसाइडेड बाय वर्ल्ड बैंक और वो है 1.9 US डॉलर पर डे। तो एक इंसान अगर इससे कम कमाता है तो फिर वो इंटरनेशनल पोवर्टी लाइन जो वर्ल्ड बैंक डिसाइड करता है उसके नीचे होगा। ये जो वर्ल्ड बैंक की इंटरनेशनल पोवर्टी लाइन है दैट इज़ पब्लिश्ड इन इट्स रिपोर्ट जिसका नाम है पोवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट। इंडिया में अगर पोवर्टी की बात की जाए तो अब नीति आयोग की एक टास्क फोर्स है जो पोवर्टी को कैलकुलेट करती है। पहले प्लानिंग कमीशन पोवर्टी कैलकुलेट करती थी। प्लानिंग कमीशन की एक दो इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ हैं जिनका नाम याद रखना। एक सुरेश तेंदुलकर कमेटी थी जो प्लानिंग कमीशन ने 2005 में बनाया था पोवर्टी कैलकुलेट करने के लिए। फिर रंगराजन कमेटी 2009 में बनाया था प्लानिंग कमीशन ने पोवर्टी कैलकुलेट करने के लिए। थोड़ा बहुत डाटा भी देख सकते हो, मेंस में ज़्यादा काम आएगा, पीटी में काम नहीं आएगा। तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से वो इंसान जो 29 रुपये एक दिन में कमाता है इन अर्बन एरिया या 22 रुपये एक दिन में कमाता है इन रूरल एरिया वो गरीबी रेखा से नीचे है। और रंगराजन कमेटी के हिसाब से वो इंसान जो 40 रुपये एक दिन में कमाता है इन अर्बन एरिया या 27 रुपये एक दिन में कमाता है इन रूरल एरिया या उससे कम, वो गरीबी रेखा से नीचे है। इतना डिटेल में पीटी के लिए देखने की ज़रूरत नहीं है। पीटी के लिए कौन सी बातें ध्यान रखनी है कि अब पोवर्टी इंडिया में कैलकुलेट करता है नीति आयोग का एक टास्क फोर्स और उसके लिए इसको डाटा मिलता है फ्रॉम नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस डाटा कलेक्शन एजेंसी है हमारे देश की विच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉस्पी। पहले दो इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ थीं जो प्लानिंग कमीशन ने बनाई थी टू कैलकुलेट पोवर्टी लाइन इन इंडिया, सुरेश तेंदुलकर कमेटी 2005 में, रंगराजन कमेटी 2009 में। अगर वर्ल्ड बैंक की बात की जाए इंटरनेशनल पोवर्टी लाइन की तो दैट इज़ समवेयर 1.9 US डॉलर पर डे। इट इज़ पब्लिश्ड इन इट्स रिपोर्ट पोवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट। ये इस साल पोवर्टी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि चाइना ने हाल फिलहाल में क्लेम किया कि उसने अपने देश से पोवर्टी को पूरी तरह से इराडिकेट कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 142 इज़ अबाउट कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। तो देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पे अब हम थोड़ा टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बॉर्डर फेंसिंग कर रहे हैं जिस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें अलग अलग तरह के सेंसर्स वगैरह लगाए जाएंगे ताकि कोई भी इलीगल इन्फिल्ट्रेशन ना हो। और इस कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम में भी खासकर ये जो धुबरी वाला एरिया है जहाँ पे ब्रह्मपुत्रा इंटर करती है बांग्लादेश में, वहाँ पे एक स्पेशल प्रोजेक्ट लाया जा रहा है जिसका नाम है बोल्ड QIT प्रोजेक्ट, ताकि इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स ये पानी के रास्ते हमारे स्टेट आसाम में ना घुस पाए। तो जो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम लाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सिस्टम है, इंडिया ला रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो BSF है हमारी वो ही गार्ड करती है पाकिस्तान एंड बांग्लादेश बॉर्डर और उन्हीं के रिक्वेस्ट पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये इनिशिएटिव लिया है। इस कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट बोल्ड QIT, जो टेक्निकल सिस्टम इंस्टॉल करेगा इन द रिवराइन एरिया ऑफ ब्रह्मपुत्रा इन धुबरी डिस्ट्रिक्ट ताकि इलीगल इन्फिल्ट्रेशन ना हो फ्रॉम बांग्लादेश इनटू इंडिया। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 143 बांग्लादेश ग्रेजुएशन फ्रॉम LDC। तो LDC का यहाँ फुल फॉर्म है लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। सुनते रहते होंगे आप अक्सर कि ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, LDC है। तो अभी यहाँ पे समझेंगे कि कैसे डिसाइड होता है कि कोई कंट्री LDC है या नहीं। तो देखिए यूनाइटेड नेशन की एक कमेटी है जिसका नाम है कमेटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी और ये कमेटी यूनाइटेड नेशन की जो स्पेशलाइज्ड ये उनकी जो प्रिंसिपल ऑर्गन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल उसको रिकमेंडेशन देती है कि सर ये कंट्री को LDC माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए। जो कंट्री LDC मान लिया जाता है उसको फिर कुछ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलते हैं। तो यूनाइटेड नेशन की बॉडी है
कमिटी है, कमिटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी, ये रेकमेंड करता है इकोसॉक को, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को, और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फिर जब इस बात को रेकमेंड करता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को, तभी जाकर के कोई एक देश एलडीसी में ऐड होता है या एलडीसी से ग्रेजुएट होता है, मतलब एलडीसी से बाहर निकलता है। ये न्यूज़ हाल फिलहाल में इसलिए आया था क्योंकि बांग्लादेश एक एलडीसी कंट्री है, लेकिन उम्मीद है कि इस साल बांग्लादेश को एलडीसी ग्रुप से ग्रेजुएट करा दिया जाए, बाहर भेज दिया जाए, और अब बांग्लादेश विल नो लॉन्गर बी एन एलडीसी कंट्री। एलडीसी कोई कंट्री होगा या नहीं होगा, उसको डिटरमाइन करने के लिए 3 क्राइटेरिया देखे जाते हैं। पर कैपिटा इनकम ऑफ दैट कंट्री, ह्यूमन एसेट्स यानी कि वहाँ पे लोग कितने स्किल्ड हैं, कितने एजुकेटेड हैं, क्या हेल्थ है, एंड इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी कि उस देश में कोई खतरा तो नहीं है इकोनॉमी को लेकर के, हाल फिलहाल में कोई कोलैप्स के चांसेस तो नहीं है। तो ये 3 पैरामीटर्स देखे जाते हैं। अभी तक 6 कंट्री ऑलरेडी ग्रेजुएट कर चुके हैं एलडीसी ग्रुप से, ये नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा ये भी याद रखो कि यूनाइटेड नेशंस ने 4 बार कॉन्फ्रेंस कराए हैं एलडीसी के, 1981 में, 1990 में, 2001 में, 2011 में। ये सारे कॉन्फ्रेंस याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये याद रखिए कि जो आखिरी कॉन्फ्रेंस कराया था यूनाइटेड नेशन ने एलडीसी कंट्रीज़ के लिए 2011 में, उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने फैसला लिया कि पूरा का पूरा डिकेड जो है 2011 से 2020 तक का, वो एलडीसी के डेवलपमेंट के लिए हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, और इसीलिए जो डिकेड है 2011 से 2020 तक का, उसको माना जाता है एलडीसी डिकेड, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज डिकेड, और इसी को शॉर्ट में फिर कहते हैं इस्तांबुल प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर एलडीसीज। एलडीसी से फ़ायदा क्या होता है? अगर एलडीसी आप ग्रुप ऑफ कंट्री हैं तो ऑफ कोर्स डब्ल्यूटीओ वगैरह में फ़ायदा मिल जाता है। आपने डब्ल्यूटीओ अगर पढ़ रखा हो तो आपको पता होगा कि एलडीसी कंट्रीज़ को बहुत सारे छूट रहते हैं डब्ल्यूटीओ में। इस बात का ध्यान रखना है कि डब्ल्यूटीओ डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है यूनाइटेड नेशन से। कोई WTO इज़ नॉट ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी और स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, लेकिन फिर भी जब यूनाइटेड नेशन किसी कंट्री को रिकॉग्नाइज़ करता है एज एलडीसी, तो फिर WTO में भी उसको एलडीसी की तरह रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। अभी पूरे दुनिया भर में 46 एलडीसी कंट्री हैं यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत। तो कौन सी बातें ध्यान में रखनी हैं? एलडीसी कंट्रीज़ कौन डिसाइड करता है? तो देखो, यूनाइटेड नेशन की कमिटी है, कमिटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी, ये रिकमेंड करता है यूनाइटेड नेशंस के इकोसॉक को, और फिर इकोसॉक रिकमेंड करता है जनरल असेंबली को, फिर जाकर के जनरल असेंबली अप्रूव करता है कि कोई कंट्री एलडीसी रहेगा या नहीं। कौन से क्राइटेरिया देखे जाते हैं? पर कैपिटा इनकम, ह्यूमन एसेट्स, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी। इन 3 में से अगर 2 भी मीट कर लिया तो भी उस कंट्री को ग्रेजुएट कराया जा सकता है आउट ऑफ एलडीसी ग्रुपिंग। देखिए, एपीएससी में मुझे नहीं लगता इतना डिटेल में पूछेगा, यूपीएससी में तो ज़रूर पूछता है, लेकिन चूंकि एपीएससी का अभी तक एग्ज़ाम हुआ नहीं है तो हमें नहीं पता कि वो यूपीएससी स्टैंडर्ड का पूछेगा या नहीं पूछेगा। तो थोड़ा बहुत डिटेल में मैं करा दे रहा हूँ, जितना हो सके उतना याद कर लेना। ये 3 क्राइटेरिया है, इसमें से अगर 2 भी मीट कर लिया तो कंट्री को एलडीसी से ग्रेजुएट कराया जा सकता है, मतलब बाहर भेजा जा सकता है। इस साल बांग्लादेश में ग्रेजुएट आउट ऑफ एलडीसी। ये जो 2011 से 2020 तक वाला डिकेड था, इसको नाम दिया गया इस्तांबुल प्रोग्राम ऑफ एक्शन दैट इज़ सेलिब्रेटेड एज यूनाइटेड नेशन एलडीसी डिकेड। एक बार अगर एलडीसी कैटेगराइज हो गया कोई कंट्री तो फिर उसको प्रेफरेंस मिलता है डब्ल्यूटीओ में। वो बात अलग है कि डब्ल्यूटीओ इज़ नॉट ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन, तो फॉर्मली जुड़ा हुआ नहीं है यूएन के साथ, कोई एग्रीमेंट नहीं, लेकिन फिर भी यूएन अगर किसी भी कंट्री को एलडीसी आइडेंटिफाई कर लेता है तो फिर डब्ल्यूटीओ इसको एलडीसी की तरह आइडेंटिफाई करता है। पूरे दुनिया में अभी 46 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनको यूएन ने एलडीसी कैटेगराइज कर रखा है। एक बात और ध्यान रखना, डब्ल्यूटीओ में तो आप जानते हैं कि कंट्रीज़ 3 तरह से कैटेगराइज्ड हैं, एलडीसी, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड। इंडिया डेवलपिंग ग्रुप में आता है। तो एलडीसी कैसे बनते हैं वो तो आपको पता चल गया, लेकिन एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि डेवलपिंग या डेवलप्ड के लिए कोई डेफिनीशन है नहीं डब्ल्यूटीओ में। कंट्रीज़ खुद को सर्टिफाई करते हैं कि सर मैं डेवलपिंग ग्रुप का मेंबर हूँ या मैं डेवलप्ड हूँ। तो इंडिया ने खुद को सर्टिफाई कर रखा है एज ए डेवलपिंग कंट्री। तो कंट्री सेल्फ सर्टिफाई देमसेल्फ एज डेवलपिंग और डेवलप्ड। देयर इज़ नो डेफिनीशन एट ए WTO टू कैटेगराइज डेवलप्ड और डेवलपिंग। तो अब आपको अच्छे तरह से समझ आ गया कि WTO में कैसे कंट्रीज़ एलडीसी, डेवलपिंग या डेवलप्ड में कैटेगराइज होते हैं। एलडीसी के लिए तो यूनाइटेड नेशन से अप्रूवल आता है, लेकिन डेवलपिंग या डेवलप्ड के लिए ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 144, सूर्यकिरण सारंग तेजस। ये सब इस साल न्यूज़ में इसलिए थे क्योंकि श्रीलंका
कि जो उनकी 70th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन थी उसमें हमारे इंडियन एयरफोर्स के ये सब फ्लीट ने पार्टिसिपेट किया था। तो उनकी, जैसे हमारे देश में कैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी होता है तो इस तरह से डिस्प्ले होता है, एयर डिस्प्ले, वैसे ही श्रीलंका का 70th एनिवर्सरी था उनके फ्रीडम का। तो उस दौरान फिर हमारे देश की एयरक्राफ्ट्स ने कुछ इस तरह का एयर शो किया था, इस कारण से ये न्यूज़ में थे। तो एक बार देख लेते हैं सूर्य किरण क्या है। सूर्य किरण हमारे देश में एरोबेटिक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ही बना हुआ एक टीम है इंडियन एयरफोर्स का। तो हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी में सूर्य किरण एरोबेटिक डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, इंडियन एयरफोर्स की एक टीम है। सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले कराता है, हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम है इंडियन एयरफोर्स का। तो सूर्य किरण और सारंग हेलीकॉप्टर एंड एरोबेटिक डेमोन्स्ट्रेशन टीम है इंडियन एयरफोर्स का। तेजस की अगर बात की जाए, जिसने सूर्य किरण और सारंग के साथ पार्टिसिपेट किया था श्रीलंका के सेलिब्रेशन में, तो तेजस की अगर बात की जाए तो ये सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है और सिंगल सीट सिंगल इंजन लाइट वेट डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 145 इज अबाउट गुरु रविदास जयंती। तो मार्च महीने में, इनफैक्ट फरवरी महीने में था गुरु रविदास जयंती 27 फरवरी के आसपास, इसलिए मार्च महीने में इससे रिलेटेड एक आर्टिकल मैंने कवर किया था। तो गुरु रविदास जी के बारे में कुछ समझते हैं। माना जाता है कि वॉज बॉर्न इन 1450। देखिए, इसको लेकर के काफ़ी डिस्प्यूट है हिस्टोरियंस के बीच में। तो कुछ लोग मानते हैं कि वॉज बॉर्न इन 1327, लेकिन ज़्यादातर लोग मानते हैं वॉज बॉर्न इन 1450। अगेन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है यूपीएससी में इतना डेप्थ में नहीं जाना चाहिए। बिलोंग टू चमार कम्युनिटी यानी कि कॉबलर कम्युनिटी, बॉर्न इन वाराणसी। उन्होंने नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट को स्टार्ट किया। गुरु रविदास जयंती का जन्म कब मनाया जाता है? तो माघ के पूर्णिमा में मनाया जाता है, माघ पूर्णिमा, ध्यान रखना। उन्होंने जो भी उन्होंने भक्ति मूवमेंट स्टार्ट किए नॉर्थ इंडिया में, तो उसके लिए कई सारे उन्होंने ऐसे गीत लिखे। उनके कुछ गीत गुरु ग्रंथ साहिब में भी इंक्लूडेड हैं। वो गुरु थे, इनके गुरु थे रामानंद जी, तो ही वॉज डिसाइपल ऑफ रामानंद। और जो भी गुरु रविदास ने सिखाया अपने फॉलोअर्स को, उन्होंने जो कुछ भी सिखाया उसके बेसिस पर उनके फॉलोअर्स ने एक नया रिलीजन ही स्टार्ट कर दिया, रविदासिया रिलीजन। तो उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने एक नया रिलीजन शुरू कर दिया, रविदासिया रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग ऑफ गुरु रविदास। अगर भक्ति मूवमेंट की बात की जाए, जिसको नॉर्थ इंडिया में गुरु रविदास लेकर के आए 15th सेंचुरी में, तो ये भक्ति मूवमेंट वैसे ओरिजिनली स्टार्ट हुआ तमिलनाडु में समवेयर क्लोज टू 7th to 9th सेंचुरी। नयनार्स ने स्टार्ट किया, हु वर डिवोटीज ऑफ शिवा, एंड अलवर्स ने स्टार्ट किया, हु वर डिवोटीज ऑफ विष्णु। तो तमिलनाडु में यानी कि साउथ इंडिया में स्टार्ट हुआ 7th to 9th सेंचुरी में, फिर सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया में धीरे धीरे बाकी अलग अलग तरह के ये भक्ति मूवमेंट के सेंट्स लेकर के आए। जैसे संत ज्ञानदेव महाराष्ट्र में, कबीर, सूरदास, रविदास, तुलसीदास, ये लोग नॉर्थ इंडिया में, यूपी बिहार में, और दे टॉट इन हिंदी डायलेक्ट्स। शंकर देव जी, आपको तो पता ही इनके बारे में, ही टॉट इन असमीज एंड ही ब्रॉट भक्ति मूवमेंट इन असम। चैतन्य इन बंगाली एंड मीराबाई इन हिंदी एंड राजस्थानी। तो ध्यान रखना, जिस तरह से शंकर देव जी हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, वैसे ही अलग अलग स्टेट्स के लिए, अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग लोग सिग्निफिकेंट हैं। तो ब्रीफली एक बार देख लेना पीटी से पहले। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। टॉपिक नंबर 146 इज अबाउट इंडियाज ट्रेड विथ चाइना। तो देखिए, ये न्यूज़ में इसलिए था इस साल क्योंकि इतने सारे कन्फ्लिक्ट्स के बाद भी 2020 में गलवान वैली में कन्फ्लिक्ट हुआ चाइना के साथ, हमने इतने सारे ट्रेड बैन्स लगाए चाइना के ऊपर, उनके ऐप्स को बैन किया, फिर भी पिछले साल अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के डाटा को माना जाए तो पिछले साल चाइना वाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। 2020 में चाइना और इंडिया का ट्रेड लगभग $77.7 बिलियन का हुआ था, जबकि दूसरे नंबर पे है यूएस और इंडिया का ट्रेड जो है $75.6 बिलियन। अगर 2019 की बात की जाए तो ब्रीफली एकदम माइन्यूटली यूएस आगे निकल गया था। तो 2019 में यूएस वाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया विथ अ ट्रेड ऑफ $85.7 बिलियन, और चाइना थोड़ा सा पीछे था विथ अ ट्रेड ऑफ $85.5 बिलियन। तो पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड फ्रॉम पीटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर की बात की जाए 2020 में, तो पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे है यूएस। अगर ओवरऑल ट्रेड की बात की जाए
तो इंडिया हैज़ ह्यूज ट्रेड डेफिसिट विथ चाइना, मतलब हम सामान उनसे ज़्यादा खरीदते हैं, बेचते कम है. सो वी हैव ट्रेड डेफिसिट विथ चाइना वाइल इंडिया हैज़ ट्रेड सरप्लस विथ यूएस. अगर इस डायग्राम को आप देखें तो आपको पता लग जाएगा कि 3 जो सबसे बड़े हमारे ट्रेडिंग पार्टनर हैं वो मोरलेस चाइना, यूएस और यूएई है. तीसरे नंबर पे यूएई आता है. 2019 में देखिए तो यूएस थोड़ा सा आगे निकल गया था चाइना से, लेकिन 2020 में वापस से चाइना आगे निकल गया है. तो 2020 में चाइना इज अगेन लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. तीसरे नंबर पे मोरलेस यूएई रहता है. वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट स्वीप. टॉपिक नंबर 147. स्वीप का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन. अभी स्वीप क्यों न्यूज़ में था? देखिए, स्वीप वैसे तो 2009 का प्रोग्राम है. हमारे देश में इलेक्शन कमीशन ने स्वीप को स्टार्ट किया था 2009 में. नाम से ही जैसे आपको पता चल रहा है कि वोटर्स को अवेयर करने के लिए कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, वोट करें, इसके लिए प्रोग्राम चलाया था स्वीप बाय इलेक्शन कमीशन 2009 में. और स्वीप इस साल चूँकि हमारे असम स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन था, तो अलग अलग जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं उन्होंने स्वीप प्रोग्राम के अंतर्गत अलग अलग तरह के मैस्कॉट रिलीज़ किए थे कि भाई ये हमारा मैस्कॉट होगा. स्वीप का क्या पर्पस है? डोंट गेट कंफ्यूज. स्वीप का पर्पस है लोगों में अवेयरनेस जनरेट करना कि भाई आप इलेक्शन में वोट करें. तो फिर हमारे यहाँ के आसाम के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस ने जब लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होने वाला था उसके पहले इस तरह के मास्कॉट रिलीज़ किए जो कहता था कि वोट कीजिए, प्लीज़ वोट. तो इस तरह का मास्कॉट इस एक रिलीज़ किया था कचार एडमिनिस्ट्रेशन ने, और उस मास्कॉट का नाम भी दिया था मिस्टी. इसलिए काफ़ी न्यूज़ में रहा था कि मिस्टी मास्कॉट रिलीज बाय कचार एडमिनिस्ट्रेशन अंडर स्वीप ऑफ इलेक्शन कमीशन. और स्वीप किस लिए है? वोटर अवेयरनेस जनरेट करने के लिए, ताकि लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें. उसके अलावा कुछ और चीज़ें समझ लीजिए. इलेक्शन पार्टिसिपेशन की बात चल ही रही है तो हर साल नेशनल वोटर डे मनाया जाता है 25 जनवरी को. 25 जनवरी इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी दिन इलेक्शन कमीशन को सेटअप किया गया था इन 1950. 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन वाज फाउंडेड एंड दैट इज़ वाई 25 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल वोटर्स डे. वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 148 इज अबाउट साइबर अटैक्स. तो हमारे देश में हाल फिलहाल में कई सारे साइबर अटैक हुए हैं. उसके अलावा इंटरनेशनल एग्जांपल्स भी हैं साइबर अटैक के. इस कारण से साइबर अटैक के जो भी एग्जांपल्स उनको हमें एक एक करके देख लेना चाहिए, ताकि हो सकता है एग्ज़ाम में हमसे पूछ लें. तो देखिए, पिछले साल अक्टूबर महीने में मुंबई के अंदर साइबर अटैक हुआ था. उस साइबर अटैक में मालवेयर भेजा गया था जिसका नाम था शैडो पैड. तो मुंबई का जो पावर सिस्टम था ना वो कोलैप्स हो गया था एक बार के लिए. पूरा मुंबई में ब्लैकआउट हो गया था, पावर आउटेज हो गया था, क्योंकि चाइना का एक हैकर ग्रुप है रेड इको, जिसने एक तरह का मालवेयर भेजा था शैडो पैड, जिससे मुंबई का पावर सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो गया था. तो उसके अलावा इस साल न्यूज़ में था एक तरह का साइबर अटैक जिसका नाम था डार्क साइड. ये जो डार्क साइड था इट वाज अ काइंड ऑफ रैंसमवेयर जो यूएस की एक कंपनी है कोलोनियल पाइपलाइन कंपनी, उनसे ऊपर अटैक हुआ था. हाल फिलहाल में 1-2 दिनों पहले मैंने तो आपको बताया ही है, पिगासस एक स्पाईवेयर है जो व्हाट्सएप चैट्स को लीक करा रहा है. हमारे देश की एक एजेंसी है सर्ट इन, साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इन इंडिया, दैट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका मेन काम है हमारे देश के अंदर साइबर अटैक्स को प्रिवेंट करना. अगर जैसा कि मैंने आपको बताया, देखो ये जो शैडो पैड था दैट वाज ए मालवेयर, ये जो डार्क साइड था दैट वाज रैंसमवेयर, पिगासस वाज ए स्पाईवेयर. तो सबके बीच का अंतर है. मालवेयर में कैसा होता है कि आपके सिस्टम में कोई चीज़ मैलिशियस कंटेंट डाल करके आपके सिस्टम को ख़राब कर दिया जाता है. यही किया था मुंबई के पावर आउटेज में. हमारे मुंबई का जो भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था. रैंसमवेयर में सिस्टम को लॉक कर देते हैं और फिर फिरौती मांगते हैं, रैंसम मांगते हैं. यही किया था डार्क साइड में. यूएस का जो कोलोनियल पाइपलाइन कंपनी है उसमें उसको लॉक करके और उससे फिर फिरौती मांग रहे थे. स्पाईवेयर में फिर वो क्या करते हैं कि चोरी छुपे डाटा चुराते हैं, जो पिगासस कर रहा था. वायरस क्या करता है, एक आधा जो भी फाइल होगा आपके सिस्टम का वो चुरा लेगा उसकी कॉपी बना करके. ट्रोजन्स कैसा होता है कि देख करके लगता है कि लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर है, लेकिन जब आप उसको रन करते हैं तो आपका सिस्टम हैक हो जाता है. जैसे आप देखते होंगे ना, प्लीज़ अपडेट योर सिस्टम आता है, देख के लगेगा कि इट्स जेन्यून लेजिटिमेट, लेकिन आप जब उसको
क्लिक करेंगे तो आपका सिस्टम हैक हो जाता है। फिशिंग, कोई भी ना किसी डिजिटल तरीके से आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर चुरा ले, एटीएम कार्ड का नंबर चुरा ले, जिससे आपको मॉनेटरी लॉस हो जाए तो उसको फिशिंग कहते हैं। विशिंग, अगर वॉइस फिशिंग मतलब फ़ोन करके आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर आपसे निकलवा ले तो वॉइस फिशिंग का फुल होता है। विशिंग का मतलब होता है वॉइस फिशिंग। तो इसमें डिजिटल तरीके से नहीं, फ़ोन करके अगर आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर वगैरह निकलवा ले थ्रू वॉइस कॉल तो दैट इज़ विशिंग। साइबर बुलिंग, ऑनलाइन थ्रेट्स को साइबर बुलिंग कहते हैं। आई होप अब अलग अलग तरह के अटैक्स आपको समझ आ गए हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 149 इज अबाउट साइबर ड्रोन प्रोजेक्ट इन आसाम। तो देखिए, आसाम सरकार ने भी अपने यहाँ पे साइबर अटैक को प्रिवेंट करने के लिए एक प्रोजेक्ट लाए थे, साइबर ड्रोन प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट 2017-18 के बजट स्पीच में अनाउंस किया गया। इसके लिए 16 करोड़ का बजटरी एलोकेशन भी दिया गया। इसमें कैसा है कि एक ऑनलाइन पुलिस पेट्रोलिंग टीम बनाई जाएगी जो ऑनलाइन सिस्टम ऑनलाइन ही ट्रैक करता रहेगा कि कहीं पे कुछ इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही, कहीं कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा। तो ऑनलाइन पुलिस पेट्रोल है ये। और ये साइबर ड्रोन प्रोजेक्ट है आसाम का टू प्रिवेंट साइबर अटैक दैट हैज़ बीन ब्रॉट इन लाइन ऑफ इनिशिएटिव बाय केरला पुलिस। तो केरला पुलिस ऑलरेडी इस तरह का साइबर ड्रोन प्रोजेक्ट ले आई है, जिसके बेसिस पे हम आसाम में लेकर के आए हैं साइबर ड्रोन प्रोजेक्ट। और इसके अंतर्गत एक साइबर ड्रोन ऑफिस खोला गया है एट कहिलापारा इन गुवाहाटी विच इज़ जहाँ पे हमारे आसाम पुलिस का पुलिस हेडक्वार्टर है। और ये जो साइबर ड्रोन प्रोजेक्ट है आसाम का दैट हैज़ बीन ब्रॉट अंडर मोइत्री प्रोजेक्ट। और मोइत्री प्रोजेक्ट हैज़ बीन इनिशिएटेड इन ऑर्डर टू मॉडर्नाइज पुलिस स्टेशंस ऑफ आसाम। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। टॉपिक नंबर 150 इज अबाउट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लाया गया, जैसा आप देख सकते हैं। तो इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में दो चीज़ें रखी गई। जो भी देश में हमारे बेनिफिशियरीज होंगे इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत, कि भाई जिनको जिनको बेनिफिट मिलना है, उनको दो पार्ट में बांटा गया है। एक को कहा गया है प्रायोरिटी हाउस होल्ड और दूसरे को कहा गया है अंत्योदयाज। तो प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स में हमारे देश के लगभग 75% रूरल एरिया के पॉपुलेशन, जो नीचे से गरीब 75% रूरल एरियाज़ के पॉपुलेशन, और अर्बन एरिया में नीचे से जो गरीब हैं 50% पॉपुलेशन, उनको कहा गया है प्रायोरिटी हाउस होल्ड। और इन प्रायोरिटी हाउस होल्ड को सब्सिडाइज रेट पे उनके इंडिविजुअल्स को खाना मिलेगा। राइस एट ₹3 पर kg, वीट एट ₹2 पर kg एंड कोर्स ग्रेन एट ₹1 पर kg। और इस कानून के साथ ही नाउ राइट टू फूड हैज़ बिकम ए जस्टिसिएबल राइट। इट हैज़ बिकम ए लीगल राइट, इट हैज़ बिकम ए जस्टिसिएबल राइट। तो राइट टू फूड इज़ नाउ अ लीगल राइट, क्योंकि एक कानून है जिसके मदद से ये राइट हमें मिल रहा है। तो प्रायोरिटी हाउस होल्ड के लिए शहरी एरिया में मिनिमम नीचे से 50% लोग, गांव के एरिया में नीचे से 75% लोग। तो टोटल लगभग 82 करोड़ लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं हु हैव नाउ जस्टिसिएबल लीगल राइट्स ऑफ राइट टू फूड। तो ये हो गए प्रायोरिटी हाउस होल्ड के इंडिविजुअल्स। उसके अलावा एक और हाउस होल्ड्स हैं या एक और तरह के इंडिविजुअल्स हैं जिनको कहा गया अंत्योदयाज। और उनके लिए इसी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत ही एक स्कीम चलता है, अंत्योदय अन्न योजना। ध्यान से समझिएगा, ये अंत्योदय अन्न योजना वैसे तो दिसंबर 2000 में ही लाया गया था, पहले से चल रहा था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के पहले से। लेकिन जब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया तो अंत्योदय अन्न योजना को नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत ला दिया गया, नीचे ला दिया गया। अदरवाइज इट वाज ऑलरेडी रनिंग बट लेटर ऑन मेड पार्ट ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसमें कैसा है कि जो हमारे देश के पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिलीज हैं, तो बीपीएल के अंदर बीपीएल कैटेगरी में भी कुछ फैमिलीज को आइडेंटिफाई किया जाता है अंडर अंत्योदय अन्न योजना। और उनमें कैसा है कि एवरी हाउस होल्ड गेट्स 35 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन्स पर मंथ at a subsidized price of ₹3 per kg rice, 2 per kg wheat and ₹1 kg coarse cereal। तो ध्यान से समझिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में प्रायोरिटी हाउस होल्ड में कैसा है कि इंडिविजुअल्स और एक इंसान को 5 किलोग्राम फूड ग्रेन मिलता है एक महीने में। और अंत्योदय अन्न योजना में एक फैमिली को, फैमिलीज पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिलीज को 35 किलोग्राम फूड ग्रेन मिलता है पर मंथ। रेट सेम है दोनों के लिए, लेकिन यहाँ पे एक इंडिविजुअल को मिलता है और 5 किलोग्राम मिलता है प्रायोरिटी हाउस होल्ड ग्रुप में। अंत्योदय अन्न योजना में फैमिली को मिलता है और 35 किलोग्राम मिलता है, रेट सेम है। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 151 इज अबाउट भारतीय जन औषधि परियोजना।
तो ये भारतीय जन औषधि परियोजना लाया गया था 2008 में, लेकिन इसका वापस से नाम बदल करके मोदी जी ने कर दिया प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। इसमें कैसा है कि इस तरह के जन औषधि सेंटर्स खोले गए हैं। इन जन औषधि सेंटर्स में कैसा है कि जो जेनेरिक ड्रग्स होंगे वो दिए जाएंगे। जैसे कोई एक ड्रग होता है जो ब्रांडेड होता है और वही कंपोजिशन वाला ड्रग सस्ता होता है जेनेरिक, जो किसी देसी कंपनी ने बनाया हो, जो ब्रांडेड ना हो, तो जेनेरिक ड्रग्स दिए जाएंगे। तो आपको मान लीजिए डॉक्टर ने कोई दवाई लिखी, तो आप पहुंच जाएंगे कि आप जन औषधि केंद्र में जाएंगे, तो ये जन औषधि केंद्र वाला जो वहाँ पे इंसान है जिसको कहा जाता है स्वास्थ्य का सिपाही, वो बोलेगा कि सर देखो, डॉक्टर ने तो आपको लिखा है वो दवाई बहुत महंगी है, ब्रांडेड है, लेकिन यही कंपोजिशन मैं आपको देता हूँ सस्ता। तो ये फ़ायदा होता है जन औषधि केंद्र में। तो जन औषधि केंद्र या प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना 2008 में लॉन्च किया गया था, लेकिन उसको रीनेम कर दिया गया 2015 में। पहले इसका नाम था भारतीय जन औषधि परियोजना, बाद में कर दिया गया प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना 2015 में। इसको लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने, विच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स। इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया या BPPI। इसका मेन पर्पस क्या है कि जो चीप जेनरिक मेडिसिन हैं वो हमें अवेलेबल कराएं थ्रू सच जन औषधि सेंटर्स। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 152 इज अबाउट नेशनल बैम्बू मिशन। तो नेशनल बैम्बू मिशन न्यूज़ में इसलिए था, वो चलो बाद में देखेंगे, पहले नेशनल बैम्बू मिशन समझ लेते हैं। इट इज़ ए सब स्कीम अंडर नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इट वाज लॉन्च इन 2018, जिसका फोकस रहेगा कि बैम्बू प्रोडक्शंस को और ज़्यादा बढ़ाया जाए और उसमें वैल्यू एडिशन की जाए। जैसे बैम्बू से अगरबत्ती बना लिया जाए, या बैम्बू का कुछ और चार्ट बना दिया जाए, या रूफ टॉप्स बना दिए जाए। तो नेशनल बैम्बू मिशन 2018 में लॉन्च किया गया अंडर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसमें बैम्बू रिलेटेड प्रोडक्ट्स की वैल्यू चेन को ऐड करने पर फोकस किया गया। इसमें टोटल लगभग 21 स्टेट्स एप्लीकेबल हैं इनके अंदर, जहाँ पर नेशनल बैम्बू मिशन चल रहा है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तो हैं ही, उसके अलावा और भी स्टेट्स हैं। ये नेशनल बैम्बू मिशन एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, जिस कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स मिल करके पैसा खर्च करती हैं। तो नॉर्मल स्टेट्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 60% पैसा खर्च करेगी, बाकियों को 40% करना है। जबकि नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 90% पैसा खर्च करेगी और बाकी स्टेट्स को 10% करना है। तो हम यहाँ आते हैं, असम यहाँ आता है। ये न्यूज़ में क्यों था वो भी समझ लो, क्या पता यहाँ से सवाल आ जाए। इस नेशनल बैम्बू मिशन के अंतर्गत हमारे स्टेट में जो बिरनी हाट एरिया है गुवाहाटी के पास, वहाँ पे एक जगह है, एक नॉर्थ ईस्ट केन एंड बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल। ये एक ऑफिस बनाया गया है बैम्बू डेवलपमेंट के लिए बिरनी हाट एरिया में, नॉर्थ ईस्ट केन एंड बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल। वहाँ पे एक स्पेशल तरह का प्लांट सेटअप किया गया है, बैम्बू ट्रीटमेंट प्लांट। तो इसी कारण से ये न्यूज़ में था। तो समझ लो बिरनी हाट में ये नॉर्थ ईस्ट केन एंड बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल है, वहाँ पे एक स्पेशल तरह का बैम्बू ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है अंडर नेशनल बैम्बू मिशन इस साल, इसलिए ये न्यूज़ में था। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 153 इज अगेन अबाउट बैम्बू। सो इट टॉक्स अबाउट बैम्बू इंडस्ट्रीज इन असम। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझ लीजिए। बैम्बू इंडस्ट्री इन असम। असम इज इन फैक्ट लार्जेस्ट बैम्बू प्रोड्यूसिंग स्टेट इन एंटायर इंडिया। हमारे देश में सबसे ज़्यादा बैम्बू असम में ही उगता है। और असम के अंदर भी बैम्बू सबसे ज़्यादा कौन से रीजन में उगता है, तो वो है ये वाले एरिया, कचार हिल्स वाले एरिया, नगांव, कार्बी एंगलोंग या लखीमपुर। तो सेंट्रल असम में आप मान के चलिए कि बैम्बू सबसे ज़्यादा मिलता है। और बैम्बूज़ के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और बैम्बू से रिलेटेड जो MSME सेक्टर हैं उसको प्रमोट करने के लिए आसाम सरकार लेकर के आई है आसाम बैम्बू एंड केन पॉलिसी। इसके अंतर्गत जो भी हम इंडस्ट्री लगाएगा उसका लगभग 50% तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी करेगी आसाम सरकार, विद अ सीलिंग लिमिट ऑफ 5 करोड़। तो मतलब 8 करोड़ की आपकी इंडस्ट्री है तो 4 करोड़ 50% पैसा सरकार देगी। अगर 12 करोड़ की इंडस्ट्री है तो 7 करोड़ आपको लगाना होगा, 5 करोड़ सरकार देगी। स्टार्टअप्स अगर है बैम्बू सेक्टर में तो उसको 5 लाख का वन टाइम ग्रांट मिलेगा। इस असम बैम्बू एंड केन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी स्टेट बैम्बू डेवलपमेंट एजेंसी ऑफ असम। ये 5 साल के लिए एप्लीकेबल है, फ्रॉम 1 जनवरी 2020 टू 31 दिसंबर 2024। उसके अलावा एक और बात समझ लो, हाल फिलहाल में नेशनल बैम्बू मिशन के अंतर्गत ही एक 75 हेक्टेयर का 75 हेक्टेयर का बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क बनाया गया है डीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में। एंड दिस विल बी फर्स्ट बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क इन इंटायर नॉर्थ ईस्ट। फर्स्ट बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क इन इंटायर नॉर्थ ईस्ट। ध्यान रखना इस बात का।
वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 154 इज अबाउट ई वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। तो ई वेस्ट तो आप समझते ही हैं, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कहा जाता है ई वेस्ट। और ई वेस्ट इस साल न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ई वेस्ट क्लिनिक खोला गया है भोपाल में। तो मतलब ई वेस्ट को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए एक सेंटर खोला गया जिसको नाम दिया गया ई वेस्ट क्लिनिक। सो इट इज़ फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक दैट हैज़ बीन ओपनड इन भोपाल। ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए सरकार एक रूल लाई थी 2011 में। बाद में इस रूल को अपडेट कर दिया गया, एक नया रूल लाया गया ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में क्या क्या चीज़ें हैं वो ज़रा समझते हैं। सर देखिए, जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बातें ध्यान में रखनी है, ई वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड पहला ई वेस्ट क्लिनिक खोला गया भोपाल में। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 क्या कहता है, तो इसमें 21 प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है एज ई वेस्ट। उन प्रोडक्ट्स को कहा गया शेड्यूल 1 प्रोडक्ट्स। उसमें CFL बल्ब जो हम लाते हैं ना, मरकरी, जिसके अंदर से मरकरी होता है, उनको भी रखा गया है एज ई वेस्ट। तो 21 प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है जिनको मैनेज करना और रिसाइकल करना जरूरी है अंडर ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। उसके अलावा एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट लाया गया कि जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं इस तरह के चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि आप CFL प्रोड्यूस करते हैं, CFL बेचते हैं, तो आपकी अब एडिशनल जिम्मेदारी है कि आप इसको रिसाइकल करवाएं। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो प्रोड्यूसर है ना, अब उसकी जिम्मेदारी खाली बेच करके ख़त्म नहीं हो जाती कि मैंने बेच दिया बल्ब, बात ख़त्म, मैंने बेच दिया ये लैपटॉप, बात ख़त्म। अब आपकी एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपकी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप उसको रिसाइकल भी करवाएं। और रिसाइकल के लिए अलग अलग स्कीम्स लाए गए हैं, जैसे डिपॉजिट रिफंड स्कीम, कि भाई सामान CFL का बल्ब खरीद रहे हो आप, तो वैसे तो है 300 का, लेकिन आपसे 400 वो ले लेगा, 100 रुपया डिपॉजिट करा लेगा कि जब आप फ्यूज्ड बल्ब ले जाकर के उसको देंगे तो आप 100 रुपया डिपॉजिट वो आपको वापस करेगा। तो इस तरीके से कैसा है, फ्यूज्ड बल्ब उसके पास आ जाएगा और फिर उसको वो रिसाइकल करवा देगा थ्रू म्यूनिसिपैलिटी। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स लाए गए हैं अंडर ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ध्यान रखना, UPSC ऑलरेडी पूछ चुका है इस पर सवाल। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 155 इज अबाउट एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6। तो ये एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज है जिसमें हमारे देश की एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है अलॉन्ग विथ एयरफोर्स ऑफ US, फ्रांस, बहरीन, सऊदी अरबिया। कहाँ हुआ है? एट अल दाफरा एयर बेस ऑफ UAE। इसको कंडक्ट कराया है UAE एयरफोर्स ने और इसका नाम ही है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 क्योंकि इट वाज 6th एडिशन ऑफ दिस एयरफोर्स एक्सरसाइज। तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है जिसको UAE ने कंडक्ट कराया है, US ने, फ्रांस ने पार्टिसिपेट किया है, बहरीन, सऊदी अरबिया ने भी किया। इनको भूल भी जाओ तो चलेगा, US, फ्रांस, UAE याद रखना। कहाँ हुआ है? अल दाफरा एयर बेस, यहाँ पे है कहीं पे अल दाफरा एयर बेस, तो यहाँ पे हुआ है ये। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 156 इज अबाउट देवास्थल टेलीस्कोप। तो देखो, देवास्थल एक पहाड़ है उत्तराखंड में और वहाँ पे किस तरह का टेलीस्कोप लगाया है हमारे देश की एजेंसी आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑब्जर्वेशनल साइंस, शॉर्ट में कहते हैं इसको एरिस, दैट वर्क्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये देवास्थल पे ये हमने लगाया है देवास्थल टेलीस्कोप, एरिस ने, अंडर DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सपोर्ट ऑफ बेल्जियन गवर्नमेंट। तो ये है देवास्थल टेलीस्कोप। ये फुल्ली स्टीयरेबल है, मतलब चारों तरफ से घूम सकता है, फुल्ली स्टीयरेबल है। अभी ये हाल फिलहाल में इसलिए न्यूज़ में था ये देवास्थल टेलीस्कोप क्योंकि इसने एक सुपरनोवा को ऑब्जर्व किया है। सुपरनोवा कैसा होता है? जब भी कोई स्टार एक्सप्लोड कर जाता है, फट जाता है उसका कोर, तो उसको कहा जाता है सुपरनोवा। और इसने सुपरनोवा को ऑब्जर्व किया है देवास्थल टेलीस्कोप ने, इसलिए न्यूज़ में था। तो कौन सी बातें ध्यान में रखनी है? देवास्थल टेलीस्कोप है कहाँ पे? उत्तराखंड में है। इसका 3.6 मीटर का ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। याद करो वो स्क्वायर किलोमीटर ऑब्जर्वेटरी वाला था, वो था रेडियो टेलीस्कोप। ये है ऑप्टिकल टेलीस्कोप, मतलब लाइट को ये देखता है, लाइट को ये रजिस्टर करता है। इट इज़ एशियाज लार्जेस्ट फुल्ली स्टीयरेबल ऑप्टिकल टेलीस्कोप, ये देवास्थल टेलीस्कोप। किसने बनाया है? एरिस ने, विच कम्स अंडर दोस्त, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विथ हेल्प ऑफ बेल्जियम गवर्नमेंट। इसने हाल फिलहाल में एक गामा रे बर्स्ट को ऑब्जर्व किया है अलॉन्ग विथ ए सुपरनोवा एक्सप्लोजन। सुपरनोवा मतलब क्या होता है? एक्सप्लोजन ऑफ द कोर ऑफ ए स्टार। और ये जो देवास्थल टेलीस्कोप है ये एशिया का तो वैसे सबसे बड़ा स्टीयरेबल टेलीस्कोप है और इसकी काउंटिंग होती है दुनिया भर के मेजर टेलीस्कोप्स के से होती है। जैसे दुनिया का एक सबसे बड़ा टेलीस्कोप बन रहा है एट मौना किया
इन हवाई, इसका नाम होगा 30 मीटर टेलीस्कोप। तो ये एक्स्ट्रा मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया है, खाली कहीं आपसे पूछ सकता है कि 30 मीटर टेलीस्कोप कहाँ बन रहा है, तो आंसर इज मौना किया इन हवाई। और ये जो हमारा देवस्थल वाला टेलीस्कोप है, इसको मौना किया वाला जो 30 मीटर टेलीस्कोप है उससे कंपेयर किया जाता है। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 157 इज अबाउट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो हर साल 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है, और इस बार वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के अवसर पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने कहा कि हम लोग एक नया प्रोजेक्ट लाएंगे जिसमें फिशिंग कैट्स की काउंटिंग करेंगे इन एरियाज अराउंड चिलिका लेक। तो फिशिंग कैट कैसे ही होती है, एक तरह की कैट होती है, थोड़ा साइज इसका बड़ा होता है, इट इज़ इनफैक्ट ट्वाइस द साइज ऑफ हाउस कैट। नॉक्टर्नल होता है, मतलब रात को ज़्यादा एक्टिव होता है। कार्निवोरस होता है, फिश या फ्रॉग्स को खाता है। ये जो पानी वाला एरिया होता है जैसे सुंदरबन या चिलिका लेक, उसके आसपास के घने जंगलों में रहता है और वहाँ से फिशेस को पकड़ के, फ्रॉग्स को पकड़ के खाता है। दे ब्रीड ऑल राउंड द ईयर। अगर IUCN में बात की जाए तो इनको वल्नरेबल की तरह कैटेगराइज किया गया। साइट्स में अपेंडिक्स 2 में हैं ये, और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में इनको रखा गया है। अभी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया 3 मार्च को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, 3 मार्च को। तो 2021 वाला थीम था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानिट। 3 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे? क्योंकि इसी दिन जो साइट्स कन्वेंशन था, कन्वेंशन ऑन ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, वो 1973 में अडॉप्ट किया गया था। तो इस दिन को फिर 3 मार्च को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2013 में फैसला लिया। वैसे साइट्स अडॉप्ट किया गया था 1973 में, लेकिन 40 साल बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2013 में फैसला लिया कि हम इस दिन को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की तरह मनाएंगे, क्योंकि इस दिन साइट्स को अडॉप्ट किया गया था। एंड सिंस देन इट इज़ सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। तो चूंकि साइट्स मैंने आपको अभी बताया, साइट्स इस दिन आया था 1973 में, इसीलिए साइट्स को, इस दिन को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की तरह मनाया जाता है 3 मार्च को। तो साइट्स के बारे में भी देख लीजिए। साइट्स का फुल फॉर्म ही है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज। तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा, याद रखना, T फॉर ट्रेड, E इंडेंजर्ड स्पेसीज। तो जो स्पेसीज खतरे में हैं उनके ट्रेड पे ये रेगुलेशन लगाता है, फ्लोरा हो या फौना हो, उनको ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड में उनके रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। दिस एग्रीमेंट वाज फाइनलाइज्ड एंड इनफोर्स इन 1975, इंडिया जॉइंट इट इन 1976। इसमें कैसा है कि जो भी फ्लोरा या फौनाज है ना, उनको 3 पार्ट में बांटा जाता है, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3। अपेंडिक्स 1 में उन फ्लोरा फौना को रखा गया है जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा है, उनके अंदर उन फ्लोरास फौनाज में ट्रेड परमिटेड नहीं है। अपेंडिक्स 2 में उनको रखा गया है जिन पे बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है, कम खतरा है, उनमें ट्रेड परमिटेड है, लेकिन ओनली आफ्टर प्रायर अप्रूवल, अपेंडिक्स 2 में। तो ये जो कैट है ना, फिशिंग कैट, ये अपेंडिक्स 2 में रखा गया है। इसका मतलब ये है कि इस पर ट्रेड परमिटेबल है, लेकिन ओनली आफ्टर प्रायर अप्रूवल। और साइट्स में एक तीसरा होता है अपेंडिक्स 3। अपेंडिक्स 3 में उन स्पीसीज़ को रखा जाता है जिन पे कोई खतरा तो नहीं है, जिनका अच्छा खासा पॉपुलेशन है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर सरकार के रिक्वेस्ट पे उनके ट्रेड को रोका जा सकता है। इससे मान लीजिए भारत सरकार रिक्वेस्ट कर दे साइट्स को कि सर गाय के ट्रेड पे रोक लगा दीजिए, हमारे यहाँ से गाय बाहर नहीं जानी चाहिए, तो फिर उसको साइट्स के अपेंडिक्स 3 में रखा जा सकता है। परमिशन और प्रोटेक्शन गिवन ऑन रिक्वेस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री। गाय के पॉपुलेशन पे तो कोई खतरा है नहीं, बट फिर भी उसको प्रोटेक्शन दिया जा सकता है। तो ये है साइट्स। इट रेगुलेट्स ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ बोथ फ्लोरा एंड फौना। 1975 में आया, इंडिया ज्वाइंट इन 1976। और 3 अपेंडिक्स, अपेंडिक्स 1 हाईएस्ट प्रोटेक्शन, ट्रेड नॉट परमिटेड, अपेंडिक्स 2 ट्रेड परमिटेड है बट ओनली आफ्टर अप्रूवल, अपेंडिक्स 3 स्पेसीज में, उन स्पेसीज में ट्रेड रोक दिया जाता है अगर कोई कंट्री स्पेशल रिक्वेस्ट करे। तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 159 इज अबाउट ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। इसको लेकर के आप लोग कितना परेशान हो गए थे कि सर वर्ल्ड बैंक थोड़ी ही करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स करता है। तो भाई दोनों ही करते हैं। दुनिया के जो भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं उनके लिए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, और हमारे देश में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स अलग अलग शहरों के लिए पब्लिश करता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और अगर इस साल की बात की जाए, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की जो 2021 में पब्लिश हुआ था, तो 1 मिलियन प्लस कैटेगरी वाले में सबसे बेस्ट सिटी था बेंगलुरु, दूसरे नंबर पे था पुणे। 1 मिलियन से कम वाले पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो सबसे बेस्ट था शिमला,
वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। इसी से मिलता जुलता अगला टॉपिक भी है। इसी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स वाले में हमने भी पार्टिसिपेट किया था, गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने। और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 या फिर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में टोटल 51 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें हम आखिरी नंबर पे आए हैं 51 नंबर पे, 51 आउट ऑफ 51। ठीक है जी, और हमारा स्कोर रहा है 18.14। तो जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बातें ध्यान में रखनी है कि गुवाहाटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड वर्स्ट इन लिवेबिलिटी इंडेक्स, तो ज़्यादा बुरा मत महसूस करो। देखो कम से कम हमने पार्टिसिपेट तो किया, इंडिया के 51 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हमने पार्टिसिपेट किया, वो बात अलग है, आखिरी आ गए। वी पार्टिसिपेटेड इन द कैटेगरी ऑफ मोर देन 1 मिलियन पॉपुलेशन, हमारा स्कोर आया 18.14। एपीएससी का भरोसा नहीं है, ये स्कोर भी पूछ सकता है, इसलिए स्कोर भी याद कर लेना। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए एंड दैट विल बी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आज के लिए बस इतना ही। टुमारो विल बी टेकिंग अप टॉपिक नंबर 161 ऑनवर्ड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।